हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने सबसे पहली वीडियो में ये भी बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री में, जिनकी ज़रूरत थोड़ी इस चैप्टर की ज़रूरत इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पड़ती है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरत है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में पड़ेगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, कैसे एटम का स्ट्रक्चर बताया साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट, बोर का मॉडल्स आएगा। फिर आगे जाके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है वो आता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपके दिए गए हैं, क्वांटम नंबर्स आपके जो दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी जो स्टडी करेंगे हम वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादातर नीट के एग्ज़ाम्स में या फिर जो बोर्ड्स जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स में, उनमें वही ज़्यादा पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो तो अब कम क्वेश्चंस आते हैं उससे, तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्वांटम नंबर्स ही हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और वहीं से आपका बेसिक है। जो वो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में ही मैं एटम्स के बारे में बता देता हूँ, किस किस पार्ट से एटम बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये आपने थोड़ा 9th में ही पढ़ रखा होता है, लेकिन 11th में भी ये पोर्शन आता है। ये बेसिकली 11th का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन 12th वाले भी इसे पढ़ेंगे क्योंकि नीट के पोर्शन में ये चैप्टर भी आएगा, क्योंकि 11th और 12th दोनों पोर्शन होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने एटम की डेफिनेशन लिखी है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर एक वर्ड बोला है इंडिविजिबल, ठीक है। इंडिविजिबल क्यों बोला है? इंडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बोला गया था सबसे पहले। इंडिविजिबल वैसे होता नहीं है, डिवाइडेड होते हैं, वो अभी बताऊंगा मैं। इंडिविजिबल इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले दी जाती थी कि एटम इंडिविजिबल है और इनविजिबल भी है, इसको हम नेकेड आई अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं, इट इज़ इनविजिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। सपोज आपके पास एक चौक है, चौक के अंदर एटम्स हैं, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल से बनके पूरा एक सब्सटेंस बन जाएगा। तो विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेंगे। एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल की सबसे छोटी यूनिट होगी, आयंस की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट होगी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन एक एटम है, वो अपने से वो नाइट्रोजन किसी और एटम के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करेगा। तो एटम कौन है? इंडिविजिबल है, इनविजिबल पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो इतना समझ में आया। लेकिन बाद में फर्दर डिटेल्स में ये पता चला कि जो एटम है उनको भी डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। 3 तरह डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं न्यूट्रल, मतलब इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि क्या पता कोई क्वेश्चंस धोखे से नीट के पेपर में आ जाए, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड एग्ज़ाम है तो आ सकता है। तो एक सेफ़र साइड लेके यहाँ पर मैंने इसकी डिस्कवरी भी बता दी है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक ट्यूब ली थी, उसके अंदर कैथोड और एनोड लगाई थी। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। अब इन दोनों का कन्फ्यूज़न कभी कभी कटायंस और अनायंस से हो जाता है। वहाँ कटायंस पॉजिटिव, अनायंस नेगेटिव, लेकिन यहाँ कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। इसको हमने यहाँ टर्मिनल से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल विद द एनोड, नेगेटिव टर्मिनल विद द कैथोड। अब क्या होगा, जब यहाँ से करंट पास करने पर यहाँ से जब रेज जाएंगी नेगेटिव कैथोड से, ठीक है, तो वो एनोड की तरफ जाती है। एनोड पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव पार्टिकल्स को पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ लेगा और सारे पार्टिकल्स इधर से इधर पहुंच जाएंगे। अब इसके पीछे इन्होंने फ्लोरेसेंट कोटिंग लगाई है जिंक सल्फाइड की। फ्लोरेसेंट कोटिंग, इसका मतलब ये है कि जब इस पर कोई भी नेगेटिव पार्टिकल या कोई और पार्टिकल आके लगेगा तो ये ग्लो करेगा, मतलब चमकेगा। बात समझ रहे हैं? जब यहाँ से जाके कोई एनोड पर टकराएगा तो कुछ पार्टिकल हटके इधर भी जाएंगे, तो जो इस फ्लोरेसेंट कोटिंग पर जाके लगेगा तभी उससे पता चलेगा कि ये कौन सा पार्टिकल है, या फिर यहाँ से कोई पार्टिकल निकल रहे हैं जो एनोड पर जाकर टकरा रहे हैं और यहाँ पर फ्लोरेसेंट कोटिंग से ग्लो जब कर रहे हैं तो वहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ से पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। और पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, करंट। और ये भी पता होगा आपको कि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, तो करंट का फ्लो होगा
रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर और करंट इधर से इधर, तो फ्लोरेसेंट कोटिंग से यहाँ पार्टिकल्स का पता चल जाएगा क्योंकि ये ग्लो करता है। अब कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कैथोड रे और एनोड रे, दो रेज होती हैं। कैथोड वही नेगेटिव वाली जो होंगी, एनोड रेज जो पॉजिटिव रेज वाली होंगी। तो उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद रखना, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एंड सेट एनोड। ये तो इसी डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि कैथोड से स्टार्ट होगी, एनोड तक एंड होगी। कौन सी रे? कैथोड रेज। सेकेंड, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन में चलेंगी, मुड़ेंगी नहीं वो। अगर मुड़ेंगी भी तो ऐसे सीधी लाइन में जाएंगी, कभी भी कर्व नहीं बनाएंगी। तो ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स मतलब अगर आपके कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो मटेरियल पार्टिकल है। एक मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स हैं। एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम्स तो हैं मटेरियल पार्टिकल्स, लेकिन एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो वो भी एक मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है? आयनाइजेज द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, मतलब इस मीडियम को ये चार्ज मीडियम बना देती हैं। अगर ये बीच में मीडियम है, सपोज गैस है इसके अंदर, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, कैथोड रे इधर से इधर जाएंगी, तो इस मीडियम को वो आयनाइज कर देंगी। मतलब अगर ये न्यूट्रल था तो इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगी। तो उसको बोला जाता है कि आयनाइजेज द मीडियम, मतलब जिस मीडियम से पास करेंगी ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको ही आयनाइज कर देंगी। ठीक है, अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा। डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन इज सिमिलर टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दस इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। अब यहाँ आपको एक फैक्ट की तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या है? कैथोड रे। तो कैथोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो रीज़न है, आपको पर्टिकुलर रीज़न कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे डिफ्लेक्ट करती हैं, ये आपको 12th की फिज़िक्स में मिल जाएगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो वो काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 12th की फिज़िक्स में ऐसा चैप्टर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि डिफ्लेक्शन जो था, जब वो डिफ्लेक्ट करी तो उस तरह डिफ्लेक्ट करी जैसे नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ोगे तो वो जिस तरह डिफ्लेक्ट हो रहा था उसी तरह ये कैथोड रेज भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तो इसलिए कहा कि ये जो कैथोड रेज है ये एक नेगेटिव पार्टिकल को कंटेन करती हैं। इनके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये जो पॉइंट है ये है, डू नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। मतलब जो गैस है ये उसको आयनाइज तो कर देगी, लेकिन ये किधर जाएगी, कहाँ से जाएगी, और इसकी जो नेचर है, डिफ्लेक्ट होगी कैसे होगी, वो इसके अंदर जो प्रेजेंट गैस है उस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एनोड में भी है, ये दोनों डिफरेंस है वहाँ पर। तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोड है, मतलब ये इलेक्ट्रोड होती हैं, एक कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, एनोड एक इलेक्ट्रोड है। इनके ये किस मटेरियल की बनी हुई है? मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ये सब किस इलेक्ट्रोड की बनी, किस मटेरियल की बनी हुई है इलेक्ट्रोड, ये उस पर कैथोड का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कैथोड का नेचर कैसा होगा वो इन इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और उस पर भी डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर गैस कौन सी थी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो क्या थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि मटेरियल, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर, मटेरियल कैसा है, कौन सा है, उसका इफेक्ट कैथोड रे पर नहीं पड़ता। और जो गैस इन दोनों के प्रेजेंट, ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसका इफेक्ट भी इसके नेचर पे कुछ भी नहीं पड़ता। जो गैस का नेचर है उससे कैथोड रे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक ये और है, ये एक यूज़ है एक तरह से कि टेलीविज़न पिक्चर्स ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब। टेलीविज़न, जब आप टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें जो पिक्चर्स आती हैं उस पिक्चर्स वो भी कैथोड रे ही हैं। कैसे?
टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट मटेरियल। मतलब टेलीविज़न पे जो आपको पिक्चर्स दिखती हैं वो किस लिए दिखती हैं, जब वहाँ से ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कैथोड रे का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, मतलब जो ग्लो करने वाली स्क्रीन है। जैसे यहाँ पर मैंने जिंक सल्फाइड बताई थी, तो उस टेलीविज़न की स्क्रीन में एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ से ट्रांसफ़र होता है तब वो ग्लो करता है, उसके ग्लो करने से आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं। तो अल्टीमेटली टेलीविज़न पिक्चर्स ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स। तो ये इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि टेलीविज़न पिक्चर्स ट्यूब्स में कौन सी रेज होती हैं, कैथोड रेज होती हैं, एनोड रेज होती है, दोनों होती हैं, कोई सी भी नहीं होती। तो आंसर जाएगा कैथोड रे ट्यूब होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये 3। अब इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है एनोड रेज। एनोड रेज, जैसे एनोड क्या था इलेक्ट्रोड में, वो पॉजिटिव थी, कैथोड नेगेटिव थी। तो एनोड रेज ये भी पॉजिटिव चार्ज होंगी, और इनको एक और नाम दिया था कैनाल रेज। अब ये इंपॉर्टेंट नाम है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देते हैं नीट में कि एनोड रेज को और क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कैनाल रेज। ठीक है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज थी। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं, ये मैं समझा आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको माइंड में आसानी से रहे, एक तरह से इनको रिमेंबर कर लेना आपकी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, क्योंकि कभी भी पूछी जा सकती हैं। पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड रेज, इनको कैनाल रेज भी बोला जाता है, और एनोड रेज से ही प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होती है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स करके वहाँ पता चला कि जो एनोड रेज हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। इट्स नेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। देखो अब इसका जो नेचर है, एनोड रेज कैसे बिहेव करेंगी, इन द एनोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब नहीं, एनोड रे ट्यूब। मतलब कि जो इस एनोड रे का नेचर है वो उस ट्यूब के अंदर, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट में ट्यूब दिखाई थी, उसके अंदर प्रेजेंट गैस पर भी, गैस की वजह से भी होगा कि किस तरह बिहेव करेंगी एनोड रेज, वो उस ट्यूब के अंदर जो गैस है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन कैथोड रे में क्या था कि गैस प्रेजेंट कौन सी है, उसका नेचर कैसा है, उसकी वजह से कैथोड रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एनोड रे पर पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। अब जो दिया है चार्ज बाय मास, किसी भी पार्टिकल का चार्ज और उस चार्ज का और उसके मास का जो डिवीजन होता है उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ये ध्यान रखना, फिजिक्स में भी आपके यूज़ होता है कि चार्ज अपॉन मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट। अब ये भी कि उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, वो भी उस ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसके होने से चेंज होगा कि गैस कौन सी है, अलग अलग गैस पे अलग अलग उसका स्पेसिफिक चार्ज होगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं, उससे अपोजिट है ये। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज़ मोर देन कैथोड रेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिट्रेट करना किसी भी, सपोज आपको मैंने एक गोल्ड का फॉयल दे दिया या कुछ और मटेरियल दे दिया, उसको कितना पेनिट्रेट करना है, कितना उसका आर पार जाना है, वो भी जो एनोड रे की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है कैथोड रे से। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो मोर देन है, मोर देन कैथोड रे। तो कैथोड रे से ज़्यादा किसका है, एनोड रेज का। अब यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट इनके मासेस और चार्ज बताए हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है, और मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये एक तरह से आप ध्यान रख सकते हैं बस। अब जो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज दिया हुआ है, एब्सोल्यूट चार्ज, तो एब्सोल्यूट चार्ज वो होता है जो उसका प्रॉपर चार्ज होता है, मतलब उसके अंदर कुछ कोई और इंक्लूडेड नहीं है, वही इंक्लूडेड है। जैसे आपको कहेंगे आपका एब्सोल्यूट मास कितना है, सो इफ़ यू आर 60 kg देन योर एब्सोल्यूटली मास विल बी 60 kg। तो जितना आपका मास है उतना ही एब्सोल्यूट बोला जाएगा। तो एब्सोल्यूट चार्ज जो उसका पर्टिकुलर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। प्रोटॉन का होता है यही, बस यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो +1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। चैडविक का, चैडविक नहीं, न्यूट्रॉन में वो न्यूट्रल होता है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एब्सोल्यूट मास वो इनका पर्टिकुलर मास 9.1 × 10⁻31 kg।
अब आप इसको ना क्वेश्चंस करते वक्त 9 भी यूज़ कर सकते हो, 0.1 को हटा दो, सिर्फ 9 को, 9 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.67 तक यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चंस करते हुए, कभी कभी 1.6 भी, 1.673 × 10⁻27। ये पावर्स का ज़्यादा ध्यान रखना, kg। यहाँ पर इसका भी बिल्कुल सेम होता है, बस न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है, 1.675। यहाँ 3 है या 5 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इनके मास और चार्ज आपको अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ये फिज़िक्स एज वेल एज योर केमिस्ट्री सेक्शन दोनों में यूज़ होंगे। अब स्पेसिफिक चार्ज, जैसे मैंने अभी बताया था, उस पार्टिकल के चार्ज और मास का रेशियो। तो इसका चार्ज यहाँ है, मास नीचे रख दो, ये स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कैलकुलेट नहीं करी है और आप इसको याद भी मत रखना, बस ये ध्यान रखो कि स्पेसिफिक चार्ज होता किस चीज़ का रेशियो है और उसी टाइम निकाल के देख लेना, वरना इतनी सारी वैल्यू याद करोगे तो ये भी याद नहीं रहेंगी। प्रोटॉन का उसके चार्ज अपॉन मास, न्यूट्रॉन का 0 अपॉन उसका मास, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब रिलेटिव चार्ज मतलब उस पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल के रिलेशन में उसका क्या मास है, क्या चार्ज है। तो जब हम रिलेटिव चार्ज निकालते हैं तो हम हर पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है कि हर पार्टिकल का चार्ज जो चार्ज होगा उसको हम प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे और उसको बोल देंगे रिलेटिव चार्ज। दूसरे से कंपेयर करना मतलब रिलेटिव। तो यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर रहे हैं हम, तो रिलेटिव निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ऊपर माइनस साइन के साथ, प्रोटॉन का नीचे प्लस साइन के साथ। तो प्रोटॉन नीचे है, इसका चार्ज आके -1, जो इसका पर्टिकुलर चार्ज होता है। प्रोटॉन का 1.6 ऊपर आएगा प्लस का, और प्लस का ही इसका खुद का नीचे, तो इसका +1 हो जाएगा। इसका तो न्यूट्रल रहेगा बिकॉज ये 0 चार्ज है। रिलेटिव मास, वही हर पार्टिकल का मास किसके रिलेशन में, प्रोटॉन के। प्रोटॉन का कितना मास है, तो मास इलेक्ट्रॉन का ऊपर, प्रोटॉन का नीचे। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो ये आती है 1/1837, मतलब जो प्रोटॉन है उसका मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1/1837 इलेक्ट्रॉन मास अपॉन प्रोटॉन मास। और प्रोटॉन का तो +1 ही आ जाएगा, बिकॉज इसके साथ आप इसकी डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, इसका भी 1, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है दोनों का, तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हुआ इनके चार्ज और मास। अब कुछ मॉडल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब मॉडल्स है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, ये रिजेक्टेड मॉडल है, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। तो इन्होंने बोला था कि एक जो एटम होता है, स्ट्रक्चर जब स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, एटम दिखता कैसा है, तब इन्होंने बोला था कि एटम एक स्फीयर की तरह होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, मतलब गढ़े हुए होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या था कि एटम एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज उसमें है और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में बिखरे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में लिखा है कि ही प्रपोज दैट एटम इज अ स्फेरिकल शेप विद पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में एम्बेडेड है और इसको कुछ नाम दिए गए हैं, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। वाटरमेलन तो आपने देखा होगा, यहाँ रेड कलर का पोर्शन होता है और यहाँ पर उसके ग्रीन वो होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होती हैं। तो उसकी तरह ही है, यहाँ पर जो सीड्स की तरह हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, और ये पूरा स्फीयर रेड कलर का, उसको बोल दिया पॉजिटिव स्फीयर। तो लिमिटेशन क्या थी, ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कैन नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। वो क्या होता है वो यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। और यहाँ पर ये मैंने रेडियस लिखी है कि जो एटम की रेडियस होती है वो ये होती है 10 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ मेजरमेंट्स जो यूज़ होते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में वो लिख देता हूँ कि 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर जो पीएम के लिए पीएम होता है 10⁻⁻12 मीटर।
तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। ये तो सबसे ज़्यादा हमेशा जो यूज़ होते हैं ये फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हुए, ठीक है। अब अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था वो यहाँ देखो, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ से न्यूक्लियस का पता चला कि एटम के अंदर एक स्फीयर होता है न्यूक्लियस। तो कौन से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, तो वो कौन सा है, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड ने किया था, इस साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, रदरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक रेडियम एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल्स को छोड़ा था। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जाके इस पर टकराएंगे, और ये जो यहाँ पर फॉइल रखी है ये गोल्ड फॉइल थी, फॉइल ऑफ गोल्ड। गोल्ड की क्यों यूज़ होती है, बिकॉज इसकी बहुत लेयर, बहुत थिन शीट्स में गोल्ड को हम काट सकते हैं, और मटेरियल इतने नहीं काटे जा सकते, लेकिन गोल्ड को बहुत थिन शीट्स में आप इजीली कट कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड फॉइल को लिया गया था। और इसकी जो थिकनेस थी वो थी 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मतलब 10⁻⁻7 मीटर। ये इतनी थिकनेस थी, मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस उस फॉइल की। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यहाँ से छोड़ा था, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई थी ZnS की, जिंक सल्फाइड की। ऑब्जर्वेशंस क्या हुए थे कि ऑब्जर्वेशन के लिए कि इट शोज़ टाइनी फ्लैश व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक इट, मतलब ये स्क्रीन ग्लो करती जब इस पर अल्फ़ा पार्टिकल आके स्ट्राइक करते, जैसे वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ने किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा गया, वो 3 पॉइंट हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे चले गए, मतलब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। फॉइल आगे थी लेकिन वो सीधे चले गए और जाके कहाँ टकराए, ZnS पर। फ्यू ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, मतलब कुछ ऐसे थे जो गए और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे थे बहुत कम, वेरी फ्यू, जो टकराए और वापस आ गए। तो बात समझ में आ रही, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ थे जो थोड़े से एंगल पर गए, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल जहाँ से गए वहीं से वापस आ गए, बाउंस बैक टू द ओरिजिनल पाथ। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ कंक्लूजन्स दिया गया कि स्ट्रक्चर होता कैसा होगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज़ एम्प्टी। पहले कंक्लूजन से दिया गया कि वो सीधे चले गए तो स्पेस एम्प्टी होगा, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होगा, तभी तो वो सीधे चले गए, किसी से टकराए नहीं। तो आगे क्या गया है कि प्रोटॉन्स आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन जो है अब 3 पार्टिकल से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, बचे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो बोला है कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर पर होंगे। इसका मतलब इन्होंने क्यों बोला, बिकॉज अगर वो सेंटर पर हैं, सपोज यहाँ पर प्रोटॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है, अल्फ़ा पार्टिकल वो भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो मैंने यहाँ बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को दूर भेजेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इधर क्यों चला गया होगा, थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों हो गया, बिकॉज वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जिसकी वजह से वो जाकर कुछ एंगल पर चला गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी हाई, मतलब वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस एक ही जगह पर है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ से गया वो टकरा कर वापस आ गया, उसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी थी न्यूक्लियस की। तो कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उसके अराउंड एक फ्री स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि वो आकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि रिपेल कर रहे थे, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को बोला गया कि यहाँ पर प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूम रहे हैं, और इतना स्पेस एम्प्टी है जो सीधे चला गया। तो ऐसा एटम आया था। अब आगे जाके हम और मॉडल्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और होता जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होंगे, और जो लास्ट में जो पोर्शन आएगा क्वांटम नंबर्स का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। सो वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो आप लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।